गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हमने जो है जब क्लास था, जब क्लास से मैं ऑनलाइन लेता था कॉलेज से वीडियो, तब तक हमने जो है चैप्टर 1 में जिसका नाम है प्रशीतन के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पीडीएफ में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसका परिभाषा, डिफिनेशन, इसके बारे में पढ़ लिया था। फिर वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ लिया था। और फिर इसके अलावा प्रशीतन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर अगला टॉपिक है आपका प्रशीतन प्रभाव, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है। इसके अलावा प्रशीतन प्रणाली की क्षमता, निष्पादन गुणांक, दक्षता और निष्पादन गुणांक में अंतर एवं समानता, ये सारा चीज़ पढ़ा है। इसके अलावा प्रशीतन विधियाँ भी पढ़ी है। अच्छा, ये सब चीज़ मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में भी आप लोग को दिया हुआ है। फर्स्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको इन सारे टॉपिक्स पे बेस क्वेश्चन दिए हुए थे। तो उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो यूट्यूब पे डाउनलोडेड है, आप वहाँ से दे सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट इसमें जो लास्ट मैंने डिस्कशन किया था, वो प्रशीतन विधियाँ में भी 6 तरीके की विधियाँ थी। एक प्राकृतिक प्रशीतन, यांत्रिक प्रशीतन विधि, जिसको मैकेनिकली रेफ्रिजरेशन कहते हैं। प्राकृतिक प्रशीतन को बर्फ प्रशीतन भी कहते हैं, नेचुरल रेफ्रिजरेशन या आइस रेफ्रिजरेशन। तीसरा आपका है शीतक के तापमान में वृद्धि, जो कूलेंट है जो यूज़ कर रहे हैं हम रेफ्रिजरेटर में, उसके तापमान में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसके बेसिस पे भी हम पता कर सकते हैं। फिर चौथा है अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ फेस, इसके बेसिस पे भी हम पता कर सकते हैं कितना कूलिंग हो रहा है। पांचवा है आपका गैसों द्वारा शीतलन। अब गैसों द्वारा शीतलन, कूलिंग और रेफ्रिजरेशन बाय गैसेस। इसमें 2 तरीके का मतलब जो है मैंने आपको बताया था, मतलब गैसों के द्वारा 2 तरीके से हम जो है कूलिंग कर सकते हैं। पहला है आपका है प्रतिवर्त प्रसार द्वारा शीतलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कूलिंग बाय रिवर्सिबल एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। और दूसरा है गैसों के अवरोधन द्वारा शीतलन, कूलिंग ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग ऑफ गैसेस। ये मैंने बताया भी था, काफ़ी ब्रीफ में बताया था, डिस्क्राइब फॉर्म में बताया था जब लास्ट क्लास था उस समय। और लास्ट जो टॉपिक है वो आपका है वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। ठीक है, तो ये 6 जो है टाइप्स हैं शीतलन के क्या नाम है, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, शीतलन की विधियाँ, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। ठीक है, 6 टाइप के होते हैं, जिसमें जो 5वां ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गैसों द्वारा शीतलन, कूलिंग और रेफ्रिजरेशन बाय गैस। इसमें देखिए पहला है आपका प्रतिवर्त प्रसार द्वारा शीतलन, इसको भी मैंने डिस्क्राइब फॉर्म एक्सप्लेन किया है। और दूसरा है आपका गैसों के अवरोधन द्वारा शीतलन। ठीक है, तो ये आपका था लास्ट टॉपिक, मैंने डिस्कस किया था लास्ट उसमें। अब छठा और लास्ट जो मेथड है वो वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। ठीक है, तो यहाँ
तक तो हो गया था कंप्लीट। अब हम बात करते हैं प्रशीतन निकाय, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए फिर वही चीज़ है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने पूरा बताया हुआ था रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, इन सब के बारे में। यहाँ पे पूछा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग के बारे में। ठीक है, निकाय, परिशिष्ट और सीमा, ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये एक ऐसा निकाय है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम एक बंद निकाय के तापमान में गिरावट कर सकते हैं। यही होता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या है? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में किसी बंद निकाय से हम क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और उसको बाहर सराउंडिंग में छोड़ देते हैं, जिससे वो बंद निकाय, वो जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है। तो जो रेफ्रिजरेशन, जैसे कि देखो ये चीज़, अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप रेफ्रिजरेशन का परिभाषा ही बता दिए, तो ये वही है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रशीतन निकाय, प्रशीतन रेफ्रिजरेशन निकाय, जैसा कि आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन निकाय मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन का डिफिनेशन जब मैंने बताया था तो मैंने हिंदी में साधारण बोलचाल की भाषा में आपको बताया था कि एक ऐसा बंद निकाय जिसके द्वारा, एक ऐसा निकाय जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऊष्मा उस निकाय के अंदर से, जो निकाय है हमारा, उसके अंदर से ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बाहर वातावरण में, सराउंडिंग में क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि अंदर निकाय के अंदर से हम ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं और बाहर निकाल के छोड़ दे रहे हैं, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है, एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है। ये प्रोसेस लगातार रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज होता है उसमें चलते रहता है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर का तापमान क्या होता है, धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता है। ठीक, और बाहर का तापमान, चूँकि हम ऊर्जा वहाँ रिलीज़ कर रहे हैं, तो बाहर जो है तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस कहलाता है। और ये जिस सिस्टम के अंदर, जिस निकाय के अंदर हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो उम्मीद है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा आप देखिए कि अब इसमें बुक में आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेशन निकाय में हम कैसे शीतलन करते हैं। तो इसमें पुरानी विधियों से समझाया हुआ है कि पुराने समय में, मतलब जो पहले के समय में, जब इनिशियली जो है रेफ्रिजरेशन, मतलब ये जो प्रोसेस हुआ था, तो पुराने ज़माने में, पुराने समय में लोग ठंडा करने के लिए क्या करते थे, वायु का यूज करते थे, एयर का यूज करते थे, एयर को फ्लो कराते थे। आप देखिए जैसे गांव में, आप, ये मैं प्रैक्टिकली अभी बता रहा हूँ, आप लोग ने भी देखे होंगे क्योंकि बहुत लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। गांव में क्या होता है, गांव में आप देखिए लाइट की सुविधा उतनी नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उतनी नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, उनके यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है, मोस्टली लोग कनेक्शन भी नहीं लिए रहते हैं गांव में। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब तो काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन अगर पहले का, अगर हम आज से जो है 15-20 साल पहले की बात करें, और अभी भी कुछ जगह तो है ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, तो वहाँ के लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, कहीं भी जो है पेड़ के नीचे छाँव में, जो है जहाँ पे थोड़ा बहुत हवा चल रहा होता है, वहाँ पे जाके अपना सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तो उनके लिए वही ठंडक है। ठीक है, तो पुराने समय में भी जो होता है, इसी चीज़ को यूज़ किया जाता था। कूलिंग के लिए हम लोग जो है एयर का यूज़ करते थे। ठीक
ठीक है, एयर का यूज़ किया जाता था। अब एयर का यूज़ क्यों किया जाता था? बहुत सारे रीज़न है। ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता होता है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इसमें किसी तरह का खतरा नहीं होता है। भाई अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर हम एसी का हवा खा रहे हैं तो ये उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो वो काफ़ी कॉस्टली है, उसका हवा खाने के लिए आपको जो है 35-40 हज़ार खर्च करना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, आपको जो है अपना जो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। भाई आपने एसी लगवाया तो उसके लिए आपको जो है घर का अपना जो है क्या कहते हैं लोड भी तो बढ़वाना पड़ेगा, जो आपका जो कनेक्शन है उसका लोड बढ़वाना पड़ेगा, ठीक। यानी आपका जो है मंथली जो है आपका जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, आपका सुरक्षा की दृष्टि से भी भाई खतरा है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस होता है, कभी भी उसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जबकि एयर जो है वो नेचुरली है, वो आसानी से उपलब्ध है, किसी भी तरह का जो है रिस्क नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, ये आसानी से उपलब्ध होने के कारण जो है पुराने समय में इसका यूज़ किया जाता था, अभी भी किया जाता है। लेकिन इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज है, थोड़े बहुत क्या डिसएडवांटेज ही हैं भाई, डिसएडवांटेज है तो है। अब डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में पहला तो ये है कि जब हम एयर के द्वारा कूलिंग करते हैं तो इसके मतलब इस प्रोसेस में जो है जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, बल्कि इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। बल्कि इक्विपमेंट इन द सेंस, चूँकि हमारा आप जानते हैं एयर आपने पढ़ा होगा स्टेट चेंज में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तो एयर का जो है वॉल्यूम और इस शेप ये डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको उसका स्टोरेज करने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए हमको जो है बल्कि इक्विपमेंट का मतलब बड़े बड़े जो है इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक। दूसरा है इसमें जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं चूँकि वो बल्कि है, तो उसका ऑपरेटिंग क्या नाम है कॉस्ट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि जो एयर कूलिंग होता है, एयर के द्वारा कूलिंग की जाती है, प्रशीतन किया जाता है, इसमें जो है प्रशीतन का जो दर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जिसके कारण जो है इसका निष्पादन गुणांक COP क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है, कम होता है। इस कारण जो है बाद में चल करके जो है एयर मतलब बाद में चल करके इसका यूज जो है एयर का यूज प्रशीतन के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए बंद कर दिया गया, ठीक। बाद कुछ और समय बीतने के बाद जो है तमाम तरीके के जो है डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर हुए। उसमें से जो है एक डिवाइस है गैस टरबाइन और दूसरा डिवाइस है आपका रोटरी कंप्रेसर, ठीक है, रोटरी संपीड़न। जब इन डिवाइसों का इन्वेंशन हुआ, जब इसको डिस्कवर किया गया, तब इन दोनों डिवाइसों की सहायता से जो है एयर के द्वारा रेफ्रिजरेशन आसान हो गया, ठीक। अब इनका यूज जो है क्या कहते हैं वायुयानों के प्रशीतन में किया जाता है, ठीक। अब कैसे यूज किया जाता है, अब कैसे यूज किया जाता है, इसका यूज जो है वायुयानों में, अब जैसे टरबाइन का यूज़ किया जाता है, टरबाइन के यूज़ से जो है जो भी वर्क आउटपुट निकाला जाता है, किया जाता है। रोटेटरी संपीड़क कंप्रेसर के यूज़ से जो होता है गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो वायुयानों में बेसिकली जो है अब प्रेजेंट टाइम में अभी आगे आपका जो है शायद तीसरे या चौथे चैप्टर्स में जो है आप जो है एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके द्वारा कैसे मतलब वो किया जाता है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस किया जाता है, तो वो जब आएगा तो डिस्क्राइब में एक्सप्लेन करूँगा मैं। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि इसका यूज़ जो है आपका बेसिकली जो है वायुयानों में मतलब एरोप्लेन्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा
2 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब देखिए, अब जैसा कि यहाँ नीचे टॉपिक में आप देख रहे होंगे। मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, इसमें दिया हुआ है जो लास्ट पैरा है आपका, इसमें वायु का प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, चूँकि इसमें जो जो रेफ्रिजरेशन हो रहा है वो कहाँ, एयर के द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है। तो वायु एज ए प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट के तौर पे इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। यह निम्न तापमान वाले स्थान से उच्च तापमान वाले स्थान को विसर्जित करता है, ऊष्मा विसर्जित करता है, डिस्चार्ज करता है। वायु की अवस्था क्रिया चक्र में नहीं बदलती। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। वायु की अवस्था मतलब जो वायु में स्टेट चेंज हो रहा है वह इस चक्र के दौरान नहीं बदलता है। वायु अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। अभी तक आपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं बता रहा था कि उसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ चूँकि एयर है तो एयर अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। तो इस पूरे चक्र, इस पूरे साइकिल के दौरान जो एयर है वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल जो है सेंसिबल हीट, जिसको हम ज्ञेय ऊष्मा कहते हैं, इसके परिवर्तन इस ऊष्मा में ही परिवर्तन हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का गुप्त ऊष्मा का हम जैसे गुप्त ऊष्मा का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल ज्ञेय या सेंसिबल हीट का ही क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था बताना। अब अगला इसमें देखिए कि ये जो साइकिल होती है, जो आपका जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, आप जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पहला क्या होता है, पहला आपका है खुला चक्र और दूसरा है आपका बंद चक्र। ठीक है, खुला चक्र जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही है ये सब। खुला चक्र और बंद चक्र। खुला चक्र में क्या होता है, इसमें हम जो होता है वायु प्रशीतक, जो आपका एयर रेफ्रिजरेशन में वायु को जो होता है, जो आपका कूलिंग चैम्बर होता है, उसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, वहाँ से ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट हम वायु मतलब जो वातावरण होता है अपना, उसमें क्या करते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये खुला एक चक्र हो गया कि हमने अंदर से एक सिस्टम है, वहाँ से ऊष्मा जो है डायरेक्टली जो है एब्जॉर्व किया और फिर अपने सराउंडिंग में, वातावरण में छोड़ दिया। तो इसको हम कहेंगे खुला चक्र, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ओपन साइकिल। ठीक है। बंद चक्र में क्या होता है, बंद जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, क्लोज साइकिल। क्लोज साइकिल में क्या हो रहा है कि ये पूरा एक क्लोज साइकिल है। इसमें जो है प्रोसेस रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोसेस रिपीट हो रहा है। इसमें होता क्या है, इसमें भी हम क्या करते हैं, वायु को इसमें क्या होता है, वायु, इसमें भी फिर वही होता है कि जैसे वायु है, उसको हमने जो है निकाय से
ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और ये क्या कर रहा है, वायुमंडल में जो हमारा सराउंडिंग है उसमें जाके विसर्जित कर ले रहा है। लेकिन इसमें ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, एक साइकिल के तौर पे हो रहा है। अब इसमें कैसे विसर्जित कर रहा है, इसमें वायु जो है एक कॉइल में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर में क्या होता है, ऊष्मा रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे अवस्था में परिवर्तन होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी वायु एक जो है कॉइल में से हो करके प्रवाहित होता है, मतलब फ्लो करता है। शीत कक्ष में इस कॉइल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब यहाँ पे ये जो कॉइलिंग होती है इसमें जो वायु फ्लो करता है उसका प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, आपके इसके क्या नाम है, सराउंडिंग के प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है वायु प्रशीतक बेसिकली जो होता है खुला और बंद चक्र है। खुले चक्र में डायरेक्टली बस इसका काम ये होता है, डायरेक्टली जो है निकाय से ऊष्मा को अवशोषित करके और वायुमंडल में छोड़ देता है। बंद निकाय में भी काम तो यही करता है, लेकिन एक क्या होता है, साइकिल के तौर पे काम करता है, वो चीज़ उसमें रिपीट होता रहता है, ठीक। अब इसके बाद जो होता है, जो एयर कंप्रेसर, जो एयर रेफ्रिजरेटर है, ये बेसिकली जो होता है जिस साइकिल पे काम करता है उसको हम कहते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है। अभी तक जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कार्नोट साइकिल के बारे में, ठीक। तो कार्नोट साइकिल बेसिकली किस पे वर्क करती है, हीट इंजन पे वर्क करती है, ऊष्मा इंजन पे वर्क करती है। ऊष्मा इंजन क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आरएसी के क्लास में ही बताया था। ऊष्मा इंजन जो होता है एक ऐसा इंजन होता है जो हाई टेम्परेचर सोर्स से ऊष्मा ले करके उसको लो टेम्परेचर सिंक पर क्या करता है, छोड़ देता है, रिलीज करता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है हम कार्य भी सिस्टम के द्वारा, निकाय के द्वारा कार्य भी, बाह्य कार्य भी किया जाता है, ठीक है। तो कार्नोट इंजन बेसिकली जो होता है आपका हीट इंजन पे बेस्ड होता है, ठीक। कार्नोट साइकिल मैं हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। कार्नोट साइकिल में आप क्या कहते हैं, जैसे 4 स्टेप होता है, 4 प्रोसेसेस होते हैं। पहला क्या था, पहला था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर। दूसरा क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल 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 हीट एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और चौथा क्या था, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ये 4 प्रोसेस थे, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस था। चूँकि यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर का काम कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन जस्ट अपोजिट है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जैसे हीट इंजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर सोर्स से लो टेम्परेचर सिंक में ऊष्मा को रिलीज करते हैं ले करके, जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर सोर्स से, स्रोत से, लो टेम्परेचर कम ताप वाले स्रोत से ऊष्मा को ले करके हम क्या करते हैं, अधिक तापमान वाले सिंक में रिलीज करते हैं, और इसके लिए हमको निकाय पर कार्य करना पड़ता है। तो अब देखिए आप, लगभग जस्ट उल्टा हो गया ना आपका इससे, हीट इंजन से। तो अब जो ये रेफ्रिजरेटर है ये आपके कार्नोट साइकिल का जस्ट उल्टा होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल, या इसको हम कहते हैं रिवर्स जूल साइकिल, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, ये रुक जाइए, हाँ, इसमें होता क्या है, इसमें जस्ट जो है कार्नोट साइकिल का उल्टा, जैसे कार्नोट साइकिल में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर हो गया, आइसोथर्मल हीट एडिशन हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिलीज हो गया या हीट रिजेक्शन हो गया। इसमें जो होता है जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम ये पड़ गया। अब रिवर्सिबल कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइबली अब एक्सप्लेन मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ। कार्नोट साइकिल के बारे में ये तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता दिया, लेकिन इसके बारे में कुछ और जान लीजिए।
जैसे कार्नोट साइकिल जो है, हालांकि इस पीडीएफ में वो नहीं है, और इसमें बताना इसमें नहीं दिक्कत है, इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। देखिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, इसको छोड़िए, ये तो जब आएगा तब। अच्छा, इसको हम बेल बेल कॉलमैन साइकिल या ब्रेटॉन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ब्रेटॉन साइकिल भी होता है। ठीक है, तो ये तो आगे आएगा जब आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल आएगा, तो उसमें एक्सप्लेन होगा ही। और पहले आप कार्नोट साइकिल के बारे में समझ लीजिए। कार्नोट साइकिल में जैसे मैंने 4 स्टेप बताया। पहला क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न। दूसरा प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्त समतापीय उष्माअवशोषण। तीसरा आपका है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसका हिंदी क्या होता है? प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रसार। और चौथा प्रोसेस होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, प्रतिवर्त समतापीय उष्माहास्य। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस होता है। अब इन चारों प्रोसेस में हमने जो एक वर्ड यूज़ किया, रिवर्सिबल प्रतिवर्त, और रिवर्सिबल प्रतिवर्त प्रक्रिया आपने पढ़ाई है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें जब अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जिस तरीके से होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम वापस अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा, इसीलिए कार्नोट साइकिल को हम प्रतिवर्त कार्नोट साइकिल या प्रतिवर्त चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यह एक आइडल चक्र होता है। यह एक क्या होता है? आइडल मतलब आदर्श चक्र होता है, आदर्श साइकिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली जो है इस तरह की साइकिलें संभव नहीं होती है। यह एक आइडल साइकिल है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह प्रैक्टिकली तौर पे जो है ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अच्छा, इसके माध्यम से हम क्या निकालते थे? इसके माध्यम से जो हम हीट इंजन होता था उसका क्या निकालते थे? उसका दक्षता निकालते थे, यही ना निकालते थे। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, जितना भी हीट इंजन, टर्बाइंस, जितने भी चक्र पढ़े हैं, ऑटो, डीजल, ड्यूल, इन सब में हमने क्या निकाला है? इफिशियंसी निकाला है, दक्षता निकाला है। तो कार्नोट इंजन के द्वारा भी हम क्या निकालते थे? इंजन की दक्षता निकालते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिकली मैंने जो है आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब कार्नोट साइकिल के बारे में। और इसमें कार्नोट साइकिल में जो आपका 2 तरीके का फिगर बनता है, ग्राफ बनता है। जैसे इसमें देख लो, बस ये देख लो, पहला आपका पीवी ग्राफ है और दूसरा टीएस। यहाँ पे देखिए T5 दिया हुआ है, 5 का मतलब एंट्रोपी है, और कहीं कहीं एंट्रोपी को एस से भी डिनोट किया जाता है। एस फॉर स्नेक, सांप वाला एस। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो दोनों फिगर आपने देखा है, इसी तरीके से शायद आप लोग को याद भी आ गया होगा कैसा फिगर था। तो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे हम उसका ग्राफ प्लॉट करते थे, और फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद उसका हम दक्षता निकाल देते थे। उसकी दक्षता क्या आती थी? कार्नोट साइकिल की जो दक्षता आती थी वो आता था 1 माइनस TL/TH, जहाँ TL क्या था? लो टेम्परेचर था, और TH, H फॉर हाई टेम्परेचर और L फॉर लो टेम्परेचर। तो 1 माइनस TL/TH। ठीक है, तो ये आपका जो है कार्नोट साइकिल की मतलब क्या कहते हैं, इफिशियंसी, दक्षता निकाली जाती थी। ठीक है,
उम्मीद है कि कार्नोट साइकिल का थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा बेसिकली। और अगर जिसको ये टॉपिक अभी नहीं क्लियर हुआ है वो एक बार नोट्स तो होगा ही अभी, उस नोट्स में, थर्मोडायनेमिक्स के नोट में आप कार्नोट साइकिल पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप प्रतिवर्ष कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आपके लिए मतलब क्लियर होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे डिस्क्राइब से। और उसमें मैं बताऊंगा कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में किस तरीके से इसके द्वारा रेफ्रिजरेशन किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। हाँ, थैंक यू।